नमस्कार। अब वक्त है हकीकत क्या है का। मैं हूं सौरभ आपके साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। मोदी के विरोधी जिस तारीख का इंतजार कर रहे थे वो तारीख तो आ गई। मोदी के विरोधी जिस बिल का इंतजार कर रहे थे वो बिल भी वापस आ रहा है। नरेंद्र मोदी के विरोधी जिस मौके की ताक में थे वो मौका भी आ चुका है। वक्फ बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार बैक फुट पर नहीं है, फ्रंट फुट पर खेल रही है। देश में कुछ महीनों से लगातार एक माहौल बनाया गया, सारे विपक्षी एक हो जाओ, मुस्लिम बोर्ड का साथ निभाओ। मुस्लिम बोर्ड के रिमोट को ऐसे उठाया गया जिससे नायडू, नीतीश, चिराग पासवान, जयंत चौधरी सब के सब सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, मोदी सरकार डगमगा जाए, डर जाए और वक्फ बिल वापस ले ले। लेकिन सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया। मोदी सरकार सबसे पहले लोकसभा में ही वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आने वाली है और लोकसभा में बीजेपी के अपने खुद के 240 सांसद हैं। अब यह बिल आएगा, फिर वोट होगा और वोटिंग होगी तो क्या होगा। आज ईद के मौके पर देश भर में मस्जिदों के आसपास क्या माहौल बनाया गया। नीतीश कुमार आज ईद पर जहां जहां गए उनके सर पर मुस्लिम टोपी जरूर नजर आई। मतलब नीतीश की लाइन मुसलमानों से मेल खाती है। चंद्रबाबू नायडू भी मुसलमानों के साथ खड़े दिख रहे हैं, चिराग भी उधर ही हैं। अब 2 अप्रैल को कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसके शुरुआती रुझान हम आपको बता रहे हैं। क्या अप्रैल में मोदी के खिलाफ कुछ बड़ा होगा? क्या अप्रैल के पहले हफ्ते में मोदी के सियासी दुश्मन एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे? क्या अप्रैल में मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए विरोधी एक नया बवाल मचाएंगे? मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी का समय खत्म हो गया है। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं। डर चेहरे पे दिख रहा है, डर है। और डर किससे है? 34 बरस के एक युवा से। सांप्रदायिकरण हो रहा है, कम्युनलाइजेशन हो रहा है। तरफा जिस तरीके से एक तरफा चलाया जा रहा है ना, जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है। जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी? प्रधानमंत्री के खिलाफ एक नई बिसात बिछ गई है। विरोधियों ने एक नई साजिश रची है। एंटी मोदी इकोसिस्टम की इस साजिश में ब्लैक पट्टी है और मोदी के खिलाफ मुसलमानों को पढ़ाई जा रही हेट स्क्रिप्ट है। ईद पर मोदी के खिलाफ मजहबी स्लोगन, इसके पीछे कौन सा मुस्लिम इकोसिस्टम? ईद पर काली पट्टी, भाईजान की टोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों भड़की? ईद पर ब्लैक बैंड का उपयोग, यह कोई संयोग है या मोदी के खिलाफ अप्रैल में शुरू होने वाला है एक बड़ा प्रयोग? लखनऊ में काली पट्टी, संभल में काली पट्टी, अलीगढ़ में काली पट्टी, पटना में काली पट्टी, भोपाल में काली पट्टी, विजयवाड़ा में काली पट्टी, दिल्ली में काली पट्टी। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम मोहल्लों में 31 मार्च को काली पट्टी के साथ अप्रैल वाला ड्रेस रिहर्सल किया गया। यानी कुछ तो बड़ा होने वाला है। कैमरे पर हिंट मिल गया है। हमारी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट डाका डालना चाहती है, तो वो डाका तो हम डालने नहीं देंगे। हमारी जमीन पर अवैध कब्जा सरकार द्वारा किया जा रहा है। अमित शाह खुद खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम बिल पास करवाएंगे। अरे आप क्या बिल पास करवाओगे? 2 ही तो बेशक ही है। अगर वो गिर गई तो रोड पे आ जाओगे। वाले कपड़े के बाप की नहीं है वक्फ बोर्ड, किसी के बाप की नहीं है वक्फ बोर्ड, हमारी है। समझे, हम किसी को हड़पने नहीं देंगे। आज लोगों को घबराहट और डर हो रहा है कि भाई कल क्या होगा। सरकार से खुद के मसले तो हल हो नहीं रहे और वो फटों में उलझ रही है। कल इनको क्यों बागी बना रहे हो? सरकार खुद इनको बागी बनाने के लिए तुली हुई है। आखिरी सांस तक हर एक व्यक्ति इसका विरोध करेगा, चाहे जान चले जाए। जिस दिन भाईजान को गले मिलना था, खुशियां बांटनी थी, आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करनी थी, उस दिन मुसलमानों के एक तबके ने वही किया। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुसलमानों के दूसरे तबके ने जबरदस्त हंगामा किया, खूब शोर शराबा किया। मुरादाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर नमाजियों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई, नारेबाजी पर उतर आई। मामला किसी तरह शांत हो पाया। ये जब हुआ
उस दौरान आप कहाँ पे थे, कैसे ये घटना घटी और क्या उस दौरान हालात बहुत खराब हो रहे थे, कैसे संभाला? देखिए, जब 8 बजे नमाज का टाइम हमारे शहर इमाम साहब ने ऐलान किया था कि 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसमें आप भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी जी जी। तो 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी, तो सारे लोग जितने ईदगाह के अंदर लिमिटेड लोग आने थे वो आ चुके थे, ईदगाह पूरी भर चुकी थी। और फिर उसके बाद कुछ लोग जो मेरा ख्याल से थोड़े सारे लोग होंगे, 150-150 लोग, वो आ गए। उन्होंने कहा कि हम नमाज इसी के साथ पढ़ेंगे, तो उन्हें रोका गया। बहुत सारे बच्चे बड़े सब दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। और उस दौरान जब ये हो रहा था तो काफी उपद्रव मचाने की कोशिश की, आप लोगों ने समझाया उन लोगों को? हम लोगों ने भी समझाने की बहुत कोशिश करी, और जो वहाँ पर लोग व्यवस्था में लगे हुए थे उन सब लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर एक सबको खड़ा किया। और उसके अंदर मेरे ख्याल से 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के बच्चे थे, कोई बड़ा था ही नहीं उसके अंदर। और वही बात है बच्चेपन की बात, जिस तरह की बहस कर रहे थे। राजस्थान के टोंक में भी यही सीन दिखाई दिया। नमाज के बाद जुलूस निकालने की बात कहकर भाईजान की टोली ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। फुल वॉल्यूम में मजहबी नारेबाजी यहां भी हुई। भोपाल में ईद के मौके पर फिलिस्तीन का पोस्टर लहराया गया। यूपी के मेरठ में भी फिलिस्तीन वाले पोस्टर के पीछे छिपकर हमास के फेवर में माहौल बनाया गया। मेरठ से ही एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्ष ईद की नमाज के बाद आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई। पत्थर चले, यहां तक कि गोलियां भी चल गई। यानी ईद के दिन शहर शहर माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो हुई, कहीं सड़कों पर नमाज के नाम पर, कहीं वक्त के नाम पर, और इसका रिमोट कंट्रोल दो अलग अलग इकोसिस्टम के हाथ में था। एक इकोसिस्टम उस पॉलिटिकल क्लास का था जो सड़कों पर बैरिकेडिंग को लेकर सियासत करता दिखा, सड़कों पर नमाज न पढ़ने को लेकर सरकार को घेरता दिखा, और हर दो लाइन में कभी तानाशाही तो कभी इमरजेंसी जैसे शब्दों की आड़ में छिपकर मोदी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काता दिखा। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्यौहार ना मना पाएं, और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी ना मान पाएं। मुसलमानों के लिए सरकार का दिल तंग होता जा रहा है, और मुसलमानों को कैसे तकलीफ दी जाए ये रिसर्च हो रहा है आजकल। ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। ये सरकार जो है ना मुसलमानों को जबरदस्ती तंग कर रही है, ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। नमाज तो सिर्फ बहाना है, असल में ये पूरा का पूरा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वाला फसाना है, और पॉलिटिकल क्लास के अलावा मोदी पर निशाना लगाने वाले अलग अलग मौलाना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पिछले कई दिनों से तख्ती, बैनर, पोस्टर और काली पट्टी वाला प्रयोग कर रहा है। 31 मार्च यानी ईद के दिन भी यही प्रयोग हुआ, और ये कोई संयोग नहीं है। ये अप्रैल में वक्त के पीछे छिपकर मोदी के खिलाफ होने वाले एक नए आंदोलन की सियासी और मजहबी स्क्रिप्ट है, जिसके स्क्रिप्ट राइटर्स में मौलानाओं की टोली भी है और मोदी विरोधी भी है, जो इस वक्त वक्त संशोधन बिल के खिलाफ झूठी बोली बोल रहे हैं। वक्फ को नुकसान पहुंचने का मतलब यह है कि इन सब चीजों को नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया है, यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह को बर्बाद करने के लिए, और ये इम्तियाज पर मबनी कानून है। मुसलमानों को उससे महरूम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हिंदुस्तान भर के मुसलमान, तमाम मसालिक के लोग, तमाम तंजीमों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं,
और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए ये बिल बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। आप औकाफ को ये ना समझिए, अगर वक्फ बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी मस्जिद को भी खतरा हो सकता है, किसी भी मस्जिद को, क्योंकि कोई भी ये कह सकता है अपनी मस्जिद के कागज दिखाओ। प्रधानमंत्री ने सौगात बांटी, हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री सबके हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका मान सम्मान बहुत बड़ा है। उनको सबका एक एक आदमी का ध्यान रखना है, एक एक कम्युनिटी का ध्यान रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो फिर उनका देश विदेश में आलोचना होगी, देश की बदनामी है, और देश का मतलब दूसरे लफ्जों में प्रधानमंत्री की बदनामी है। राजनीति है, सियासत है। 75 साल से जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, 2 साल से जो हो रहा है वो सही हो रहा है। वक्फ के नाम पर बवाल मालदा से लेकर टोंक तक, मेरठ से लेकर हैदराबाद तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह हुआ। काली पट्टी के साथ वक्फ के नाम पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो दरअसल अप्रैल में मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले एक्शन की ड्रेस रिहर्सल है। सीए गैंग एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है और इस बार भी कई लोकेशन पर शाहीन बाग बनाने की तैयारी है। हथियार मुसलमानों को बनाया गया है, कारतूस वक्फ संशोधन बिल वाला है और निशाना नरेंद्र मोदी है। वक्फ बिल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उसकी मुखालफत में है और पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर सदन और जरूरत पड़ेगी न्यायालय तक हम इसकी मुखालफत करेंगे। बिल लाने का सरकार का प्रावधान है, कोशिश है ईद के बाद में, तो हम वहां जाकर के पूरी तरह से मोर्चा संभालने का काम करेंगे। जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है, पर वो बुलडोज किया जा रहा है। जो बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, जो कहते हैं कि माने हम जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान के प्रस्तावना में है, सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म को लेकर, वो कहते हैं हम इस पे विश्वास रखते हैं। वक्फ बिल पर टीडीपी का क्या स्टैंड है, जेडीयू का क्या स्टैंड है? उनको एक अद्भुत प्रयोगशाला में एक चीज सोचा है उन्होंने कि पा लिया, कुछ ना करो, नाम बदल दो, सड़क के, मोहल्ले के नाम बदल दो, किसी मस्जिद के नीचे जाकर के मंदिर ढूंढना शुरू कर दो। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स इस वक्त अपने पीक पर है। एक तरफ मुस्लिम बोर्ड है जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार मुसलमानों को गुमराह कर रहा है, मुसलमानों को पकड़ पकड़ के उनके हाथों में काली पट्टी पहना रहा है। मस्जिद में, सड़क पर, गली मोहल्लों में, घर के भीतर, घर के बाहर, बरामदे में काली पट्टी वाली फोटो मंगवा कर ट्रेंड करा रहा है। यह कुछ और नहीं, मोदी के खिलाफ मुस्लिम बोर्ड के मौलानाओं का किल वक्फ बिल वाला फॉर्मूला है और इसी के लिए मार्च में काली पट्टी वाली पटकथा लिखी गई है ताकि भाईजान को, मुस्लिम महिलाओं को सीए आंदोलन की तर्ज पर एक बार फिर सड़कों पर उतारा जाए और अप्रैल में नए सिरे से मोदी के खिलाफ नया शोर मचाया जाए। वहाँ अलविदा नमाज में भी उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांध करके जाएं। आज ईद के दिन भी पूरे देश में उन्होंने आह्वान कर दिया कि काली पट्टी बांधें। आखिर क्यों? कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो ओवैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी है, ओवैसी है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये केवल मुसलमान को वोट बैंक समझ रही है, उसको तुष्टीकरण कर रही है,
कोशिश कर रही कि हम तफरका पैदा करें झूठ बोल करके, ना इत्तफाकी करें, बदअमनी करें, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। देखिए, कुछ लोगों की क्या आदत हो गई है कि रूम में टोपी और वोट पे तिलक, और उसके बाद जो है वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा बताते हैं। तो धीरे धीरे देश के जो भी लोग समझदार हैं वो इस पूरे के पूरे जो रिफॉर्म से जुड़े हुए इस बिल है, क्योंकि सबको मालूम है कि ना ये इससे जो है वो ईमान खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में है, और ना किसी तरह की आस्था पे खतरा है, बल्कि हाँ बेईमान जरूर खतरे में है। इसलिए जो है वो सभी लोग इस बात के पक्ष में खड़े होंगे, और इससे किसी भी तरह का जो धार्मिक आस्था है या धार्मिक अधिकार हैं लोगों के अपने, उस पर कोई किसी तरह का कुठाराघात नहीं होगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक बेहतरीन बिल है। इसमें कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। जिस तरह लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, सीए पर हंगामा बर्पा कर दिया, कह दिया कि मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी, किसी की गई नागरिकता, कहां शाहीन बाग का धरना और क्या क्या कर दिया, दंगा फसाद कर दिया। कोई फायदा हुआ उससे? कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर एक बात साफ है, ये एक्ट आने के बाद दुष्प्रचार ज्यादा किया जा रहा है, चाहे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी हो, वो पूरे मुल्क में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, पूरे मुल्क को भड़का रहे हैं। ये हालात बिगाड़ने के लिए बयानबाजी हो रही है, माहौल सीए जैसा बनाने की कोशिश हो रही है, और वो कोशिश हम लोग नाकाम करेंगे। सवाल है कि मुस्लिम बोर्ड ने पूरा फोकस अप्रैल पर शिफ्ट क्यों कर रखा है? वक्फ के नाम पर अप्रैल में मुसलमानों को काम पर लगाने की ट्रेनिंग मार्च में ही क्यों दी गई है? इसका जवाब यह है कि सरकार वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश कर सकती है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू ने बड़ा हिंट दे दिया है। सरकार की तैयारी पूरी हो गई है। इस बिल पर सरकार पीछे नहीं हटेगी। रिजिजू ने ऐलान कर दिया है। साथ ही बिल का विरोध करने वाले सीए गैंग से भी सावधान रहने को कहा है और लगे हाथों काली पट्टी लगाकर मुसलमानों को बरगलाने वाले इकोसिस्टम को भी पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमारे जो बजट सत्र चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे, हम कल ही आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। किसी का ज़मीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना, ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूं, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन से राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुले आम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है? पूरा झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था कि CAA लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है? किसी का नागरिकता छीना है क्या? इतना ब्लैक एंड व्हाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है।
अब वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने वाले प्लान का असली मकसद समझिए। जो लोग बिल के खिलाफ मुस्लिम कम्युनिटी को भड़का रहे हैं, दरअसल उनका एजेंडा ना तो वक्फ बिल है और ना ही मुसलमान। उनका असली टारगेट नरेंद्र मोदी है और हर वो राज्य है जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। बिहार को ही ले लीजिए, इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। एनडीए में नीतीश एक मजबूत पार्टनर हैं। नीतीश को मुस्लिम वोट भी मिलते हैं और अब वक्फ बिल के पीछे छिपकर बिहार में एनडीए के सारे विरोधी उसके मुस्लिम वोट पर चोट करने लगे हैं। भाजपा इसके लिए दोषी है, निश्चित तौर पर दोषी है, लेकिन सबसे बड़ा दोष नीतीश कुमार जैसे नेताओं का भी है, क्योंकि अगर आज नीतीश कुमार और उनके सांसद वक्फ के खिलाफ वोट दें तो ये कानून नहीं बन सकता है। भाजपा के साथ तो मुसलमान कभी नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों ने मुसलमानों का विश्वास जीतने का प्रयास किया, जिन लोगों ने नीतीश कुमार जैसे लोगों को, जिनको मुसलमानों ने वोट दिया है, कहीं ना कहीं आज ये जरूरत है कि वो खड़े हों और वक्फ के खिलाफ वोट दें। यही हाल बंगाल का भी है। बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 120 सीटों पर मुसलमान वोटर्स निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ये मुसलमान टीएमसी को ही सेलेक्ट करते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में भी बंगाल की ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ने ही जीती थीं और अब ममता को भी मौका मिल गया है। वक्फ बिल के खिलाफ बोलकर मुसलमानों को सपोर्ट कर दीदी ने अपना वोट बैंक अभी से मजबूत करना शुरू कर दिया है। हमको पूछा, आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव के साथ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन। व्हाट कैन यू डू? आपको मालूम होना चाहिए कि दीदी है हमारे साथ। अगर आप कंट्री को डिवाइड करने चाहता है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला? हम लोग सेकुलर, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए अब दंगा करे। कोई आदमी, आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक, समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी, तेजस्वी और उद्धव ठाकरे तक हर कोई अपने अपने तरीके से माहौल बना रहा है कि किसी तरह वक्फ बिल के खिलाफ नीतीश और नायडू को राजी कर लिया जाए। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो दिल्ली से मोदी को हटाया जा सकता है। यानी मतलब साफ है, वक्फ को जरिया बनाकर विरोधी मोदी को अपने सियासी रास्ते से हटाना चाहते हैं और अब ये बात खुलकर कहने लगे हैं। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। अब बात करते हैं जरा हम नेपाल की। नेपाल में राजा वापस आएगा या बाहर कर दिया जाएगा? नेपाल से आज इसको लेकर 4 हेडलाइंस बनी। राजा के समर्थक सड़क पर लौट आए हैं, सामने पुलिस खड़ी है। राजा का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है और राजा चाहकर भी अब नेपाल के बाहर नहीं जा सकता। पीछे हटने के मूड में कोई भी नहीं है। तो क्या नेपाल में राजशाही लौटेगी? क्या नेपाल एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या नेपाल में कोई बहुत खतरनाक खेल खेलने वाला है? पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। अब तो ये टेलर वो देख रहा है। टेलर मैं टेलर में रहा गया है। फिल्म तो ये देखने वाला है। ये यूक्रेन जैसा हो रहा है। नेपाल की सड़कों पर आर पार की जंग के नारे क्यों लग रहे हैं? हमारा मांग है, हमारे नेता को बिना शर्त के रिहाई करो। रिहाई के लिए मांग रहा है।
नेपाल में ये जंग किस किस के बीच है? हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, हिंदू चाहिए हमारा। ओली को सत्ता से उखाड़ फेंकने की हुंकार भरने वाले लोग कौन हैं? राजा के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, ये भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इसका बाप का कोई दम नहीं है। जब तक हम नेपाली हिंदू जिंदा है, केपी का बाप का कुछ नहीं चलता है। पिछले 3 दिन 72 घंटे और 4320 सेकंड में नेपाल में क्या हुआ? 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में लाखों लोग क्यों सड़कों पर उतर आए? लोगों ने उस वक्त ही नेपाली संसद को घेर लेने के लिए मार्च क्यों शुरू किया जब प्रधानमंत्री केपी ओली वहां भाषण दे रहे थे? भवन भी नजदीक है यहाँ से, हाँ बहुत नजदीक है यहाँ। तो वो भीड़ वहाँ जाना चाह रही है, लेकिन पुलिस उनको चाह रहे हैं पुल तक नजदीक है। ये क्या आप लोग चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र शहीद की राज संस्था शहीद की हिंदू राष्ट्र नेपाल चाह रहे हैं भाई साहब। ये काठमांडू का मैत्रेयी चौक है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के बैनर तले हजारों लोग इकट्ठा हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है। सबके हाथों में बैनर पोस्टर हैं, जिनमें नारे लिखे हैं। ओली सरकार झूठे मुकदमे वापस ले, शुक्रवार के हिंसा की न्यायिक जांच हो, जिन प्रदर्शनकारियों की जान गई है उन्हें शहीद का दर्जा मिले। ओली सरकार इस्तीफा दे, राजशाही की वापसी हो और नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग और हिंदू राष्ट्र को लेकर नेपाल में राजशाही की वापसी और हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी के कार्यकर्ता एक बार फिर सड़कों पर हैं। ये देखिए, तमाम ये समर्थक आरपीपी पार्टी के हाथों में पोस्टर और बैनर के साथ यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हाथों में जो पोस्टर है उस पर यह लिखा हुआ है कि 3 दिन पहले नेपाल में जिस तरह से इनका प्रदर्शन हो रहा था उसमें काफी हिंसा हुई और सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई की है झूठे मुकदमे में, उसके बाद कई लोगों को फंसाया गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, जिन लोगों की मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा देने की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पूरे घटना की न्यायिक छानबीन होनी चाहिए और जो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं उनको रिहा किया जाए। इसी मांग को लेकर एक बार फिर आरपीपी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर सड़क पर उतरे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में हिंसा के लिए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों को उकसाया, हिंसा के लिए भड़काया, संविधान की अवज्ञा की, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। ओली ने कहा, हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व राजा वीरेंद्र शाह को भी आरोपों से मुक्त नहीं किया जाएगा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन 7 गते आफू अघि बढ्ने साथ देऊ भन्दै वक्तव्यबाजी गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै ठाउँ ठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरियो। फागुन 25 गते कथित स्वागत सवारी आयोजना गरियो र चैत 14 गते समाज बिथोल्न लागि परेका एकजना अवांछित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित जनकमान्डर तोक्नुभयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनुभयो। प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। अब सवाल उठता है कि सच्चा कौन है, प्रधानमंत्री ओली या फिर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के समर्थक, जिनका आरोप है कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक चल रहा था, सरकार ने जानबूझकर हिंसा फैलाई। इंडिया टीवी को यह वीडियो काठमांडू के उसी मार्बल हाउस के पास से मिला जहां टेंट लगाकर आंदोलनकारी भाषणबाजी कर रहे थे। तभी सामने की ओर छत से पुलिस ने गोले दागे, गोले टेंट के ऊपर गिरे और वहां अफरा तफरी मच गई। जब प्रदर्शनकारी एक टेंट के नीचे थे और सिर्फ भाषण हो रहा था तो वहां ओली ने फोर्स को गोले दागने की परमिशन क्यों दी? अगर ये गोले नहीं मारे जाते तो नेपाल में शुक्रवार को हिंसा नहीं होती। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि राजा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ना, वो बहाना बना के, ये राजा के खिलाफ में बहाना बनाता है ये प्रधानमंत्री ध्वस्त करना चाहिए
ये प्रधानमंत्री कभी भी ये देश में ये मट्टी का सुरक्षा नहीं कर रहा है, ये देने के लिए लगा है, ये विदेशी दलाल है, ये विदेशी है। ओली के बयान के बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थक भड़क गए और राजा की फोर्स काठमांडू की सड़कों पर उतर आई। राजशाही समर्थकों का आरोप है कि ओली सरकार प्रदर्शनकारियों से डर गई है, इसीलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के बीच में अपने एजेंट भेज रही है, जो हिंसा कराकर आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। अब तो ये टेलर वो देख रहा है, टेलर में रहा गया है, फिल्म तो ये देखने वाला है, ये यूक्रेन जैसा हो रहा है। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र संस्था के लिए जो आंदोलन हो रहा है यहाँ पर, इसमें निष्पक्ष आंदोलन था, शांतिपूर्ण आंदोलन था, मगर सरकार वालों ने दिन दहाड़े गोली बरसा दिया। उस दिन आप लोग थे, क्या हुआ था? अचानक भीड़ ऐसी उग्र कैसे हो गई, हिंसा कैसे हो गई? हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तो नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट फायरिंग हुआ और टीयर गैस भी फायर किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भीड़ जब उग्र हुई उसके पहले ही जो है पुलिस ने वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू आंसू गैस के गोले पहले ही छोड़ने शुरू। नेपाल में शुक्रवार की हिंसा में 2 प्रदर्शनकारी मारे गए और करीब 110 जख्मी हो गए। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के 100 से ज्यादा समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल उठता है कि शांत नेपाल अचानक क्यों जल उठा? राजशाही की वापसी के लिए लाखों लोग क्यों सड़कों पर उतर आए? देखते देखते पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह और प्रधानमंत्री ओली की फोर्स के बीच काठमांडू की सड़कों पर टकराव शुरू हो गया। यहाँ देखिए लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है और ये आप लोग क्या आगे जाना चाह रहे हैं? आगे जाना चाह रहे हैं? हाँ, हम आगे जाना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या जो उस दिन प्रदर्शन हुआ उसमें जो कार्रवाई हुई उससे आप लोग नाराज हैं? अरे ये देखिए फिर एक बार झड़प। पुलिस जो है आगे जो मेन रोड है उससे आगे नहीं जाने देना चाह रही है और जो एक बगल का सर्विस रोड है उस रास्ते जो है लोग जो है अब आगे की तरफ बढ़ गई है। ये देखिए ये पुलिस के साथ झड़प हो रही है। यहाँ आगे बढ़ना चाह रही हैं, ये कई महिलाएं जो हैं इसमें शामिल हैं और ये आगे बढ़ना चाह रही हैं, लेकिन पुलिस आगे बढ़ने नहीं देना चाह रही है। ये देखिए झड़प हो रही है। पूरी कोशिश है, जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश है कि वो आगे बढ़े, लेकिन पुलिस आगे नहीं जाने देना चाह रहे हैं। राजा और ओली की फोर्स के बीच आगे ये टकराव कम होने के बजाय और बढ़ने के पूरे आसार हैं। वजह प्रदर्शनकारियों को लगता है कि सरकार छल प्रपंच और पुलिस के बल पर उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है। राजा की फोर्स में धीरे धीरे नेपाल का हिंदू जुड़ता जा रहा है। देखिए, हम तो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं, है ना। हम तो पीसफुल ही कर रहे थे प्रोटेस्ट और लोग इतने ज़्यादा आ रहे थे, इतने ज़्यादा आ रहे थे कि ये लोग घबरा गए। ये गणतंत्रवादी लोग जब घबरा गए तो उन्होंने पुलिस को, आपने भी सुना होगा, पुलिस ने लोगों को घर के छत पे जाकर उन्होंने गैस शेल वहाँ से फेंका, फिर रबर बुलेट भी फेंका वहाँ से, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने हमारे कार्यक्रम में हस्तक्षेप किया और भड़काया, हमारे लोगों के लिए भड़काया। तो इस तरह का ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। नहीं तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, हमने कुछ नहीं कहा। हमने राजा लाओ, देश बचाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हमारा नारा तो यही पीसफुल था ना। तो वो लोग पुलिस को भड़काया और पुलिस हमारे बंदों का भड़काया। तो भड़कने के बाद तो मॉब्स को तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, बस यही हुआ है। इसमें 100% दोष ना गवर्नमेंट को होता है ना। नेपाल में 2008 में राजशाही का अंत हुआ, तब से अब तक 16 साल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं। कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। लोग सरकार गिराने बनाने के खेल से ऊब चुके हैं। आम नेपालियों को लगने लगा है कि लोकतंत्र के नाम पर जो व्यवस्था 2008 से लागू हुई वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। नेपाल में राजशाही की व्यवस्था 1768 में शुरू हुई थी। नेपाल तभी दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र भी बना था। 240 साल बाद 2008 में राजशाही खत्म हो गई। नेपाल को हिंदू राष्ट्र से बदलकर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब 17 साल के बाद नेपाल में फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ रही है।
हिन्दू राष्ट्र हिन्दू अधिराज्य र राष्ट्र संस्थाको लागि हामी सडकमा उठिराखेका छौँ। हम लोग का राजा वापस अपने गद्दी में आ जाए, यही मांग है। ये भ्रष्टाचार नेता लोग जो देश को खत्म कर चुके हैं, इसके लिए हम लोग को राज सस्ता चाहिए, राज सस्ता चाहिए। इसका बहुत जोर से हम लोग का मांग है। ये मांग हम लोग को जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। इसकी आवश्यकता क्यों लग रही है? आवश्यकता है क्योंकि इन लोग ने देश को भ्रष्ट कर दिया, देश को खत्म कर दिया है। इन लोगों ने देश को खत्म ही कर दिया है। इसीलिए राज सस्ता हम लोग को चाहिए। नेपाल में हिंदू फोर्स को देखकर ओली की कम्युनिस्ट सरकार डर गई। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। उन पर करीब 7,93,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजशाही समर्थक आंदोलन के मुख्य कोऑर्डिनेटर नवराज सुवेदी को नजरबंद कर दिया गया है। आंदोलन के मुख्य कमांडर दुर्गा प्रसाद की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। केपी ओली ने हिंदू राष्ट्र और राजशाही समर्थक आंदोलन को कुचलने के लिए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनुहुन्न। यसमा पूर्व राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै श्रृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दैन। मानिसलाई मर्नलाई दुरुत्साहन गर्ने जनकमान्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति, अभियानका संयोजक, धनजनको क्षति र लुटपाट, शासक बन्ने मनसुबा बोक्ने व्यक्ति, आफ्नो कुरा राखेर